हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अंशुल गुप्ता और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रेसिडेंट। अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको एक बारी ब्रीफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत बुक है उसके अंदर ये चैप्टर अराउंड 16-17 पेजेस का है, जिसको मैंने कंसाइज कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, जिसके अंदर आपको सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी आपको पहले से ही अंडरलाइन मिलेंगे और आपको पूरे चैप्टर का एक कंसोलिडेटेड व्यू मिलता है। एंड इन चार्ट्स और इस वीडियो की मदद से आप इस चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। ऑलराइट, ऑल्सो इन 17 पेजेस के चार्ट्स को मैंने कंसाइज कर दिया है केवल 4 पेजेस में, और 4 पेजेस के अंदर एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल इसके अंदर कवर आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर से। ऑलराइट, प्रेसिडेंट। सबसे पहले यहां पर देखते हैं इसके जनरल पॉइंट्स। तो आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है वो हम देख लेते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ 5 पीपल। 5 कौन कौन लोग हैं उसके अंदर? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ओके, ये 5 लोग आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। ऑलराइट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, first citizen of India and acts as a symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. Alright, ये थे कुछ जनरल पॉइंट्स प्रेसिडेंट के बारे में। आई रिपीट, एक बार मैं इसे आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहली बात, आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 लोग आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल। ओके, एंड द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, the first citizen of India and acts as a symbol of unity, integrity and solidarity of the nation. आगे चलते हैं हम लोग इसके टर्म के ऊपर। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन ऑफिस। ओके, ये आपने ध्यान रखना है, एंटर्स ऑफिस। अपॉइंट्स, इलेक्ट्स कुछ भी नहीं, यहाँ पर यहाँ लिखा है एंटर्स ऑफिस। जिस दिन वो ऑफिस एंटर करते हैं उस दिन से लेकर 5 साल तक का टर्म होता है इनका। ओके, However, he can resign from his office any time by giving a letter to the vice president. प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी एक लेटर देकर रिजाइन कर सकते हैं। यहाँ बड़ी एक अचंभे की बात है कि पहली बार आप ऐसे देखोगे, हमेशा रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया जाता है? अपने सीनियर को। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर दिया जाएगा अपने जूनियर को, यानी कि प्रेसिडेंट जो है अपने नीचे वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देके रिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस पॉइंट को याद रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसके अंदर, वो सोचते हैं कि हो सकता है चीफ जस्टिस को देंगे ये लेटर या पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को देंगे, तो वो किसी को नहीं देते। प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं। अब अगला सवाल है पॉइंट नंबर 3 में कि सपोज प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो गया 5 साल का और अगला प्रेसिडेंट आने में सपोज 6 महीने और लग गए, तो उन 6 महीने के लिए कौन उस सीट को संभालेगा? तो यहां पर आपको देखना है कि प्रेसिडेंट का जो 5 साल का टर्म है उसी टर्म को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और उस टाइम से जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता। ठीक है, यहां पर हम वाइस प्रेसिडेंट को मौका नहीं देंगे वो सीट संभालने का। यहां पर अगर प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो गया है और नया प्रेसिडेंट यानी कि सक्सेसर आने में कुछ और टाइम लग जाता है, तब भी उस सीट के ऊपर प्रेसिडेंट का ही रूल रहेगा। ओके, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। ऑलराइट, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो हम आगे देखेंगे। मैं आपको उसका एक हिंट दे देता हूँ। जब भी कोई इमरजेंसी टाइप सिचुएशन आएगी, जैसे कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या उनकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, इस तरह की इमरजेंसी वाली सिचुएशंस जो कि पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं हैं, उन सिचुएशंस में वाइस प्रेसिडेंट को मौका मिल जाता है। बट जो हमें साफ साफ दिख रहा है यार 5 साल के बाद टर्म पूरा होना है, नया बंदा पहली बात तो आ ही जाता है उससे पहले, बाई चांस नहीं आया तो कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, वही प्रेसिडेंट अपना टर्म कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं इलेक्शंस के ऊपर। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो लोगों द्वारा नहीं होता। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, बट ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ अ इलेक्टोरल कॉलेज। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ व्हाट? नंबर 1, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उस कॉलेज का पार्ट बनेंगे। दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं
उनके मेंबर्स भी, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो इसका पार्ट बनते हैं। ऑल्सो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, पहली चीज़ तो ये कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो तो कहीं पर भी नहीं करेगा। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो तो इसका पार्ट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूनियन टेरिटरीज में केवल और केवल दिल्ली और पुडुचेरी, केवल ये दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पार्ट बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरे को एक बार दोबारा रिकॉल कराता हूं मैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं होता है, वो होता है बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? पहला, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, उसके जो भी एमपीज होते हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाओ स्टेट्स पे। स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, सभी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात करूंगा तो उसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी, केवल ये दो यूनियन टेरिटरीज के लोग ही आएंगे, बाकी की यूनियन टेरिटरीज के लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। और रही बात लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो उसका तो कोई भी मेंबर इसका पार्ट नहीं बनेगा। ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ PSS, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय अ सीक्रेट बैलेट। P से हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, S से हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड दोबारा S से हो गया सीक्रेट बैलेट। ओके, आपसे प्रीलिम्स में इसका एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा जहां पर 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें लिखा जाएगा विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। 3 ऑप्शन ये लिखे होंगे, चौथा कुछ और लिख देंगे, तो जो चौथा आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा होगा विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट और डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट है तो उसके ऊपर सुनवाई कौन करेगा? आपके हिसाब से किसको करनी चाहिए उसके ऊपर सुनवाई? उसके ऊपर सुनवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट। भाई प्रेसिडेंट के ऊपर कौन है? तो प्रेसिडेंट के ऊपर उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही करता है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन एकदम फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, ओके। Election cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete due to any vacancy. इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है किसी वैकेंसी की वजह से, इस ग्राउंड पे आप इलेक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, जो भी ये इलेक्टोरल कॉलेज है आप कहोगे कि यार इसमें कुछ कमी है, कोई वैकेंसी रहेगी इसके अंदर, तो इसके बेस पे आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, ऑल राइट। अब एक ये चीज़ और देख लो आप, बड़े काम की चीज़ है ये, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA एंड MP। तो पहले आप इसको देखो, MLA के वोट की क्या वैल्यू है। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं सभी स्टेट्स की, या दिल्ली और पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी हैं उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके एक MLA के वोट की क्या वैल्यू है वो हमें यहाँ देखनी है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की टोटल पॉपुलेशन आप उठा लो, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उस पर्टिकुलर स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको उठा के डिवाइड कर दो वहाँ पे कितनी सीट्स हैं MLA की, इनटू 1/1000। इससे क्या होगा, इससे आपके एक MLA के वोट की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, इससे आपके एक MLA के वोट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके बाद निकल के आता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP। इसमें क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली सभी स्टेट्स के जितने भी MLAs हैं उन सब के वोट्स को क्लब कर लो, उनकी एक वैल्यू निकाल लो, उसको डिवाइड करो बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इससे आपकी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MP निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वालिफिकेशंस के ऊपर। प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होती हैं? ठीक है, क्या चीज़ें होनी चाहिए बेसिक क्वालिफिकेशन जिससे आप ये इलेक्शन लड़ सकते हो। तो पहला तो इसके अंदर आ गया, एक ये रूल याद रख लो, 35 LOC। 35 LOC इसके अंदर है, शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। प्रेसिडेंट की कम से कम 35 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। L से हो गया लोकसभा, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ओके,
इसके बाद आता है ओ से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि उसके पास कोई ऐसी सीट नहीं होनी चाहिए जहां से वो कोई प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, ऐसा कुछ बिजनेस या कोई मतलब ऐसा कुछ बिजनेस नहीं होना चाहिए उनका, कुछ ऐसा ऐसी कुछ पोजीशन नहीं होनी चाहिए उनके पास जिससे वो प्रॉफिट कमा सकें। ओके, एंड सी से हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर 4 चीज़ें देखनी थी। 35 LOC, 35 मतलब कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज। L का मतलब हो गया ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। O से हो गया ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एंड C से हो गया ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, आगे चलते हैं नॉमिनेशन के ऊपर। नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकंडर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोई भी बंदा उठ के ऐसे नहीं बोल सकता कि भैया मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और मुझको प्रेसिडेंट बनाओ। ऐसे नहीं कर सकते आप। कम से कम लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मिला के जितने भी MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनमें से कम 50 लोगों का आपको समर्थन चाहिए। इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, कम से कम 50 लोग उसमें ऐसे चाहिए जो आपका नाम आगे दें, प्रपोज करें आपका नाम कि हाँ भैया इस बंदे को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होने दो। वो 50 लोग आपका नाम प्रपोज करेंगे, उन्हें बोलते हैं प्रपोजर्स। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 50 इलेक्टर्स एज सेकंडर्स, मतलब कि जिन 50 लोगों ने आपका नाम प्रपोज किया है उन 50 लोगों को छोड़कर आपको 50 लोग और चाहिए जो कि आपके नाम के ऊपर मोहर लगाएंगे, एक तरह से रैटिफाई करेंगे और जो कि बोलेंगे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ये बंदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है तो। बेसिकली आपको टोटल जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने भी MP हैं, आपको उनमें से टोटल 100 बंदे चाहिए। ठीक है, 50 तो आपका नाम प्रपोज करेंगे और बचे हुए 50 बंदे वो क्या करेंगे, वो आपके नाम को एक तरह से रैटिफाई करेंगे। अगर आपके पास ये 100 लोग हैं तब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड आप क्वालिफाई भी करते हो 35 LOC के तहत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉमिनेशन। एवरी कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 विद द RBI। RBI के अंदर आपको 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना है। वो आपका फॉरफीट भी हो सकता है अगर आपके पास मिनिमम 1/6 वोट नहीं आए तो। अगर आपके पास मिनिमम 1/6 वोट नहीं आए तो वो 15,000 रुपये आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज ओथ। ओथ के अंदर क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर उसकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर करता है। ओके, जो इंडिया का चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस की एब्सेंस में उसका सीनियर मोस्ट जज, वो जो होता है प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्टर करता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया ओथ के बारे में। आगे चलते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, ही शुड नॉट होल्ड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर भी उसके भी 2 हाउस होते हैं। एक तो हो जाता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और एक हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन सभी में से प्रेसिडेंट जो है कोई भी उसको सीट नहीं मिलनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी सीट। अगर कोई ऐसा बंदा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है और कल को पता चलता है कि भैया उसकी यहाँ पे और वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई सीट थी, वो कहीं पे MP था, वो कहीं पे MLA था, तब उस केस में ये मान लिया जाएगा, देन ही इज डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि उसने वो सीट वेकेट कर दी है जिस दिन वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर हो गया है। ओके, अगर कल को पता लगता है कि भैया इस बंदे का चुनाव एज प्रेसिडेंट हो गया और ये भी पता लगता है कि इसकी तो सीट थी, कहाँ पे सीट थी भाई, इसकी तो लोकसभा, राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहीं कोई सीट थी, तो हम ये मान लेंगे कि उसकी वो सीट वेकेट हो चुकी है ऑन द डेट ही एंटर्स अपॉन ऑफिस। यहाँ ध्यान रहे, डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस एंड डेट ऑफ इलेक्शंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। डेट ऑफ इलेक्शंस नहीं लिखा, डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, आई होप अब तक चीज़ें आपको सारी समझ में आ रही हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनिटीज़ की। ठीक है, प्रेसिडेंट बन गए तो भैया कुछ इम्यूनिटी भी तो मिलेगी आपको, कुछ प्रिविलेजेस भी तो मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। ही इंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी
फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। भैया जो भी वो ऑफिशियल एक्ट्स करता है, मतलब ऑफिस के दायरे में रहकर जो भी वो काम करता है, उसमें अगर उसकी कोई लीगल लाइबिलिटी निकल के आती है तो उससे उसको इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, अब यहां पर दूसरे पॉइंट में बात हो रही है पर्सनल एक्ट्स की। पर्सनल एक्ट्स के ऊपर भी अगर उसकी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, ऊपर तो बात हो रही थी ऑफिशियल एक्ट्स की, नीचे बात हो रही है पर्सनल एक्ट के लिए, मतलब खुद के पर्सनल रिस्पेक्ट में भी अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तब भी उसको उसकी इम्यूनिटी दी जाती है। प्रेसिडेंट को आप अरेस्ट भी नहीं कर सकते, उसको आप जेल में भी नहीं डाल सकते अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तब भी प्रेसिडेंट है भाई वो, आप कैसे कैसे जेल में डाल दोगे, ऐसे कैसे इम्प्रिजन कर लोगे उसको। ठीक है, तीसरा हो गया हाउएवर। भैया पहली दो बातें तो हो गई कि हाँ ये इम्यूनिटी मिल गई, वो इम्यूनिटी मिल गई, लेकिन ऐसे तो वो कुछ भी करेगा, ऐसे तो प्रेसिडेंट जो है कल को कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जनरली करते नहीं है, बट एक उस पर रोक तो लगानी पड़ेगी ना। यहाँ पे लिख दिया आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस, 2 महीने का नोटिस अगर आप दे देते हो, उस केस में सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। अगर आपने प्रेसिडेंट को 2 महीने का नोटिस इन एडवांस दे दिया है तो उसके बाद आप उसकी पर्सनल एक्ट्स, जो वो निजी रूप से जो भी काम कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आप उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो। ओके, ये तो बात होगी इम्यूनिटीज की। एक बार आपको रिकॉल भी करा देता हूँ ये, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा उसलिए। ऑल राइट, उसको मिलती है पर्सनल इम्यूनिटी, उसको किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है सभी ऑफिशियल एक्ट्स के अगेंस्ट। एक तो बात हो गई ये। दूसरा हो गया जो उसकी पर्सनल एक्ट्स हैं, पर्सनल एक्ट्स के अगेंस्ट उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए भी इम्यूनिटी मिलती है। आप प्रेसिडेंट को अरेस्ट भी नहीं कर सकते, उसको इम्प्रिजन भी नहीं कर सकते। ऑल राइट, थर्ड हो गया अगर आप उसको 2 महीने का लीगल नोटिस एक दे देते हो, हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 months लीगल नोटिस, आप उसकी पर्सनल एक्ट्स के रिस्पेक्ट में उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, यहां तक तो होगी सारी बात कि प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे उसका इलेक्शन कंडक्ट होता है, कितने टर्म के लिए वो रहेगा, क्या उसकी कंडीशंस होंगी ऑफिस में एंटर करने से पहले, कैसे वो ओथ लेगा, कैसे नॉमिनेशन होंगी, कैसे इम्यूनिटीज़ होंगी। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट्स में कवर्ड हैं विद हाईलाइटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को हटाना। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसके लिए उसको ऑफिस से हटाया भी जा सकता है। ओके, हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां लिख दिया भैया अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसको हटा देंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा ही नहीं गया कि किस बात को वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि भैया प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में ये भी याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डज नॉट डिफाइन व्हाट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऑल राइट, अब जो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, पहला पॉइंट कहता है इसको आप हाउस दोनों में से कोई भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो, चाहे तो लोकसभा और चाहे राज्यसभा। ठीक है, सेकंड, इट शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। कम से कम 1/4 मेंबर, 25% हिस्से के मेंबर्स तो उसको साइन तो करें कम से कम कि हाँ भैया प्रेसिडेंट को हटाओ, ये आदमी गलत है। कम से कम 1/4 लोग उसको साइन करने चाहिए। जब 1/4 लोग साइन कर देंगे इसका मतलब भैया कुछ ना कुछ हलचल तो है। अब प्रेसिडेंट को नोटिस भेजना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर। अब आपको प्रेसिडेंट को नोटिस भेजना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर कि भैया तेरे को हम हटाने जा रहे हैं और 1/4 मेंबर से मिलकर इसको साइन कर दिया है। उसको बताओ तो सही ताकि वो भी अपनी तैयारी शुरू करे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। आपने रेजोल्यूशन 1/4 लोगों ने साइन करके इनिशिएट तो कर दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट को नोटिस भी भेज दिया 14 दिन का। अब वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए कम से कम 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस उसे
पास करना पड़ेगा, तब जाके वो रेजोल्यूशन वो वाले हाउस से पास होगा। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे नीचे लिखा है। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मतलब होता है वेकेंसीज और एब्सेंटीजम कुछ है अगर, तो वो भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, सपोज एक हाउस में 500 लोग हैं, तो कुछ सीट्स हैं जो वेकेंट हैं, कुछ लोग हैं जो एब्सेंट हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ही लेंगे, और अगर उसके 2/3 लोग उसे ओके कर देते हैं तो वह रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ओके, पास होने के बाद हम उसको दूसरे हाउस में भेजेंगे जो ये सब चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, जो जो आपने इल्ज़ाम लगाए प्रेसिडेंट के ऊपर सबको इन्वेस्टिगेट करेगा वो। अब इस बीच प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। जब दूसरा हाउस ये सारी छानबीन करेगा कि भैया हुआ क्या, क्या चक्कर है, क्या नहीं है, तब प्रेसिडेंट के पास हक है कि वो वहाँ जाके अपीयर हो सकता है एंड उन सब इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि भैया ये बात है, ऐसे ऐसे है, और ये गलत है या सही है, या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो वहाँ पे अपीयर हो सकता है। अब अगर दूसरा हाउस भी उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर पास कर देता है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ऊपर भी TMH था नीचे भी TMH है, तब उस केस में प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच सच रेजोल्यूशन इज सो पास्ड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये वाला इम्पीचमेंट का। फटाफट से इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। पहली बात क्या हुई, पहली बात होगी कि प्रेसिडेंट को रिमूव आप कर सकते हो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद को ऐसी बात नहीं लिखी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाएगा, ये बात नहीं लिखी हुई। ठीक है, दूसरी बात, इनिशिएट करने के लिए किसी भी हाउस में, लोकसभा या फिर राज्यसभा में 1/4 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रेसिडेंट को नोटिस दोगे 14 दिन का कि भैया तेरे को हम हटा रहे हैं। अब क्या होगा, अब जिस हाउस में इनिशिएट हुआ था उसी हाउस के कम से कम 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस उसको पास करेगी रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो उसको भेजेंगे दूसरे हाउस में जो इन सब चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करते टाइम प्रेसिडेंट के पास राइट टू अपीयर है, वो वहाँ जाकर बोल सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को कि भैया ऐसे ऐसे नहीं, ये काम ऐसे हुआ था और ये चार्जेस गलत हैं, वो बोल सकता है। लेकिन अगर दूसरा हाउस भी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस अगर उससे पास कर देता है, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम द डेट सच रेजोल्यूशन इज पास्ड। ओके, ऑल राइट, ये बात होगी प्रेसिडेंट के रिमूवल की। अब हम बात करते हैं इन कुछ टॉपिक्स की। ठीक है, पूरा जो प्रेजेंट चैप्टर है आपका 2 वीडियोस में मैं इसको खत्म कर दूंगा। आधा चैप्टर है वो हम अभी खत्म कर लेंगे, आधा चैप्टर इसके नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। भैया प्रेसिडेंट का ऑफिस इनमें से किसी भी तरीके से वेकेंट हो सकता है। इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है RRDEO। ठीक है, इसको आप अपने कैसे बोल सकते हो, रेजिग्नेशन रिमूवल, डेथ, एक्सपायरी, अदरवाइज। रेजिग्नेशन रिमूवल, डेथ, एक्सपायरी ऑफ द टर्म एंड अदरवाइज। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है ये। रेजिग्नेशन में तो प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस देके, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूवल, अगर उसका रिमूवल हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। डेथ, अगर उसकी डेथ हो जाए तो अपने आप ही हट गया सीट से। एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अगर 5 साल का टर्म खत्म हो जाए तो वो हट जाएगा। अदरवाइज मीन्स व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर वो ऑफिस होल्ड करने के लिए कभी डिसक्वालीफाई हो जाए किसी भी कारण से, या जो उसका पूरा इलेक्शन हुआ था वो साबित हो जाए कि यार ये तो गलत तरीके से हुआ था, ये तो बिल्कुल नल एंड वॉइड है, तब उस केस में भी ऑफिस जो है उसका वेकेंट हो जाएगा। अब यहां लिखते हैं इफ ऑफिस फॉल्स वेकेंट बाय RRDO। यहां पर क्या है, ई नहीं है, ई यानी कि एक्सपायरी ऑफ द टर्म नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी ऑफ द टर्म तो हम यहां पे पढ़ चुके, ये हम यहां पे पढ़ चुके। अगर टर्म एक्सपायर हो गया और उसके बाद नया प्रेसिडेंट आने में कुछ टाइम लग गया, ठीक है, तब उस केस में तो जो वो प्रेसिडेंट है पहले वाला वही कंटिन्यू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टर्म एक्सपायर हो जाता है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो नया जो प्रेसिडेंट आएगा वो कर लेगा, और अगर उसमें कुछ गैप हुआ 5 साल के बाद भी तो पुराने वाला कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, बाकी के 4 केसेस में यहां पे दिक्कत आ जाती है। अगर उसने रिजाइन कर दिया
तो ये एकदम से हो जाता है, ये कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है, एकदम से अचानक से हो गया। रिमूवल एकदम से हो गया उसका, डेथ एकदम से हो गई, या वो डिस्क्वालीफाई हुआ एकदम से, हमें पता नहीं। रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या फिर अदरवाइज में डिस्क्वालिफिकेशन, ये 4 काम एकदम से होंगे, हम प्रिपेयर्ड नहीं इसके लिए। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में नया प्रेसिडेंट लाने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे प्रेसिडेंट के। दूसरी बात, जो नया प्रेसिडेंट आएगा क्या वो बैलेंस टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनेगा, यानी कि सपोज उसकी डेथ हो गई 2 साल बाद, 3 साल बचे हैं, तो क्या वो बचे हुए 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेगा या फ्रेश 5 साल का टर्म चलेगा? भैया फुल टर्म होगा 5 साल का। बैलेंस टर्म की बात मत करो, इतनी मुश्किल से तो नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करके लाएंगे, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। अब उसको बैलेंस टर्म के लिए रखें, हो सकता है वो बैलेंस टर्म 6 महीने का हो, 1 साल का हो, उसके लिए इतने ड्रामे नहीं करने। जो नया प्रेसिडेंट आएगा पूरे 5 साल का टर्म एंजॉय करेगा, ठीक है। और जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको ऊपर भी बताई थी। ये जो 4 केसेस हैं ये एकदम से हो रहे हैं, रेजिग्नेशन भी, रिमूवल भी, डेथ भी एंड अदरवाइज मीन्स उसकी डिस्क्वालिफिकेशन भी। इस केस में हमें पता नहीं एकदम से क्या करना है, तो वाइस प्रेसिडेंट को ले आते हैं उसकी सीट के ऊपर। लेकिन अगर उसका टर्म एक्सपायर हुआ है और नया प्रेसिडेंट आने तक का जो टाइम है उसमें वाइस प्रेसिडेंट को मौका नहीं देंगे, उसमें पुराने वाला ही कंटिन्यू कर लेगा, ओके। ऑल्सो यहाँ पे लिखा है अगर कल को वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट हो गया, वो भी ऑफिस खाली है, तब उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर उसका भी ऑफिस वेकेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा वाइस प्रेसिडेंट आएगा इन 4 केसेस में। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वेकेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर उसका ऑफिस भी वेकेंट है तब उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके। ऑल राइट। Further, when the sitting president is unable to discharge functions due to absence or illness, भैया वो मतलब बीमार पड़ गया, कोई दिक्कत होगी उसको, तो वो भी एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है, तब भी हम वाइस प्रेसिडेंट को ले आएंगे, भैया आप संभालो इसका सारा काम, ओके। ऑल राइट, आई थिंक वैकेंसी वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं इसकी पावर्स एंड फंक्शंस, powers and functions of the president, okay, all right। एग्जीक्यूटिव पावर्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए, आई मीन सिर्फ एक सुनने वाली चीज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो प्रेसिडेंट ही होता है जो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को और बाकी मिनिस्टर्स को। तीसरा पॉइंट, ही ऑल्सो अपॉइंट CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, UPSC के जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, स्टेट के जितने भी गवर्नर होते हैं वो, और जो भी आपके चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए फाइनेंस कमीशन के, इन सबको प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है पॉइंट। जुडिशियल पावर्स में जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, ऑल ओवर इंडिया का, और जो आपके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन, रिप्रेव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इग्नोर कर दो, अगली क्लास में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पूरा इसके ऊपर एकदम फुल फ्लेज टॉपिक एक्सप्लेन नहीं है, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर दो, आगे आपकी नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या आएगा, ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को वो बुला सकता है, समन मतलब बुलाना, ठीक है। प्रोरोग हो गया कि एक सेशन खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो वो ये कर सकते हैं। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, भाई उनको अगर किसी मैटर पे डिस्कशन करना है तो वो दोनों हाउसेस की एक जॉइंट सिटिंग भी बुलवा सकते हैं। तीसरा हो गया, ही कैन अपॉइंट मेंबर्स, ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स मीटिंग। देखो लोकसभा की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है, या तो स्पीकर या डेप्टी स्पीकर। अगर दोनों के ऑफिस वेकेंट हैं तो वो अपॉइंट करेगा कि भैया कौन सा जो मेंबर है लोकसभा का जो कि मीटिंग्स के ऊपर प्रिसाइड करेगा, स्पीकर की जगह कौन बैठेगा, अगर स्पीकर और डेप्टी स्पीकर दोनों का ऑफिस वेकेंट है तो। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर भी ऐसे करते हैं, अगर स्पीकर और डेप्टी स्पीकर दोनों का ऑफिस वेकेंट है तो ये प्रेजेंट बताएगा कि भैया कौन उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉइंट सिटिंग के केस में
जॉइंट सीटिंग के केस में इफ देर इज अ वेकेंसी ऑफ द स्पीकर, डेप्टी स्पीकर और डेप्टी चेयरमैन, देन द प्रेसिडेंट डज नॉट डिसाइड हु विल प्रिसाइड ओवर, रादर द मेंबर्स प्रेजेंट विल डिसाइड। ध्यान रखने वाला पॉइंट है ये, भूलते हैं बच्चे इसको। देखो, अगर लोकसभा की अलग से मीटिंग हो रही है या राज्यसभा की अलग से मीटिंग हो रही है और उसके अंदर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट बताएगा कि भैया मीटिंग कौन प्रिसाइड करेगा, उनकी जगह कौन बैठेगा। लेकिन अगर जॉइंट मीटिंग है, जॉइंट सीटिंग है और वहाँ पर भी ये ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, तब उस केस के अंदर प्रेसिडेंट नहीं बल्कि मेंबर्स बताएंगे कि कौन उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर्स। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। वो अपॉइंट करते हैं आर्मी नेवी चीफ को, एयरफोर्स के चीफ को। ही कैन डिक्लेयर वॉर और ही कैन कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ साथ वो वॉर डिक्लेयर भी वही करते हैं, और अगर वॉर चल रही है और पीस कंक्लूड करना है तो वो भी वही करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं वो प्रेजेंट के बिहाफ पे ही होते हैं। हाउएवर दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि इंटरनेशनल बात हो रही है, इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात हो रही है। प्रेजेंट अकेला जाके साइन नहीं कर सकता। हो सकता है ये जानबूझ के या फिर गलती से ही कुछ गलत जगह साइन कर दें, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, उसके बाद ही सब इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगे, बट दे आर कंक्लूडेड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं वो, बट पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। नाम प्रेसिडेंट का है, अप्रूवल पार्लियामेंट का लगेगा। ठीक है। He represents India in all international forums and sends and receives diplomats like ambassadors. जितनी भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसको हमारे प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो भी डिप्लोमेट्स को भेजना है बाहर या किसी को बाहर से कोई यहाँ पर आएगा, ये सब काम भी वही देखते हैं। इंटरनेशनल जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो काम होता है वो सब यही संभालते हैं। इमरजेंसी पावर्स में ही हैज़ द पावर टू डील विद नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी का जो चैप्टर होगा, जब हम उसकी वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर मैं ये सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, ऑल राइट। ओके, अब हमारा बच गया ये दो टॉपिक, फाइनेंशियल पावर्स एंड पासिंग ऑफ अ बिल। फाइनेंशियल पावर्स और इसमें हम अभी ख़त्म करते हैं। पासिंग ऑफ अ बिल यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स में मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। पार्लियामेंट में किसी भी तरह का मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस होगा जब प्रेसिडेंट उसको रेकमेंड करेंगे। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट कॉजेज टू बी लेट बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द यूनियन बजट। नेक्स्ट पॉइंट इज नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट हिज रिकमेंडेशन। देखो, लोग ना डिमांड करते हैं, जो भी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो ग्रांट्स मांगते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होगी, आप कोई भी ग्रांट डिमांड नहीं कर सकते, आप कोई भी पैसों की मांग नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स कि भैया हमें हमारे एरिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इसके लिए, उसके लिए हमें ग्रांट्स दो, तो आप ये डिमांड रखोगे ना तभी तो मिलेगी। और वो डिमांड आप जब तक नहीं रख सकते जब तक प्रेसिडेंट रेकमेंड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इज ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। देखो, इंडिया का ना कॉन्टिजेंसी फंड होता है जो कि इमरजेंसी में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि कोविड एक इमरजेंसी आई, अनफोर्सीन थी, किसी को नहीं पता था कोविड आएगा, उस समय पर कॉन्टिजेंसी फंड से हो सकता है कुछ पैसा लिया हो सरकार ने, तो वो पैसा प्रेसिडेंट बोलेगा तभी निकलेगा वहाँ से पैसा, वैसे नहीं निकल सकता। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज ही कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बनता है जो तय करता है कि रेवेन्यू जो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे बटेगा। इस फाइनेंस कमीशन को बनाने वाला प्रेसिडेंट होता है। ओके, ये हो गई प्रेसिडेंट की सारी पावर्स। अब हमारा एक टॉपिक बचा है पासिंग ऑफ द बिल। इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में हम प्रेसिडेंट की जो है बिल वाला पूरा टॉपिक एंड उसकी वीटो पावर, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। ऑल्सो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करके चलूँगा। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके बच गए हैं जो हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद गवर्नर, ये तीनों चैप्टर हम लाइन से ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके बहुत काम भी आएगी। जो भी आपके इससे रिलेटेड अगर कुछ कमेंट्स हैं या रिव्यूज़ हैं या कुछ भी डाउट्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।